जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं अपना अपना काम। आपने जो कुछ दिनों पहले दोहे चैप्टर में से नीति के दोहे या रहीम के दोहे में से पढ़ा था कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, है ना। तो उसका मतलब था कि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो काम छोटे कर सकते हैं वो काम बड़े नहीं कर सकते। उसी चैप्टर का यहाँ पर आपको वर्णन बताया जाएगा कि किस तरीके से किसका काम किसके लिए होता है, जिसका काम उसी को साजे। यहाँ पर ये कहावत भी चरितार्थ है। तो देखते हैं, ये देखिए पिक्चर में दिखाया है कि एक नदी है, उसके पीछे एक महल है, यानी कि ये महल है अभयपुरी नाम का एक गांव है या नगर है, उसके पास ये नदी बह रही है। इसका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ पर जो राजा हैं वो और उनका मंत्री नौका विहार के लिए चल दिए हैं। तो नौका विहार माने होता है नाव पर सवारी करना, और ये जो दोनों नाविक हैं वो नाव चला रहे हैं। तो देखिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा नगर था अभयपुरी। एक दिन वहाँ के राजा ने मन में नौका विहार करने का विचार आया। राजा अपने साथ अपने एक विश्वास पात्र मंत्री को भी नौका विहार के लिए लेकर चले। विश्वास पात्र कहते हैं जो विश्वास करने योग्य हो, क्योंकि राजा होता है जो, तो राजा को हर बात की चिंता रहती है, तो वो अपने साथ ऐसे लोगों को रखता है जो उसका विश्वास पात्र हो। एक बड़ी सी सजी धजी नौका पर सवार हो वे निकले। नौका पर कुल 4 लोग थे, सजी धजी है ना, तैयार सी, और उस पर केवल 4 लोग थे, राजा, उनके मंत्री और 2 नाविक। दोनों नाविक नाव को खेते जा रहे थे, यानी कि चलाए जा रहे थे। सभी को बहुत आनंद आ रहा था। नौका नदी में आगे बढ़ती जा रही थी। शीतल हवा मंद मंद बह रही थी। शीतल माने कहते हैं ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी, मंद मंद माने धीरे धीरे। राजा तथा मंत्री आंखें मूंद कर शीतल हवा का मजा ले रहे थे। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है गर्मियों में तो मन करता है कि आंखें मीच के लेट जाओ, है ना। लेकिन वो लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। नाविकों ने सोचा कि राजा और मंत्री सो रहे हैं। उन्हें सोया जानकर दोनों नाविक क्या करने लगे, आपस में बातें करने लगे। एक नाविक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए दूसरे नाविक से कहा, देखो ईश्वर का कैसा न्याय है। हमारी तरह ये मंत्री जी भी तो राजा के ही सेवक हैं, लेकिन हम दोनों धूप में पसीना बहा रहे हैं और ये आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन हमारे राजा को हमारी परवाह कहाँ। तो देखिए इनके मन में क्या विचार आ रहा है कि ये जो मंत्री हैं और हम हैं, हम दोनों और मंत्री दोनों समान काम कर, मतलब सेवक हैं हम राजा के, लेकिन ये लेटा हुआ है और हम नाव चला रहे हैं। भाई नाव चलाने का काम जिसका होगा वही तो नाव चलाएगा। जब मंत्री को नाव चलानी नहीं आती तो वो क्या करेगा, और मंत्री अपना काम कर रहा है, नाविकों को अपना काम करना है। दूसरे ने भी उसी की हाँ में हाँ मिलाई। राजा आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन वे सोए नहीं थे। उन्होंने नाविकों की बातें सुन ली और लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप लेटे रहे। अब देखिए राजा के मन में अगर कोई भी विचार आता है तो वो एकदम से नहीं परेशान नहीं होता है, ना ही वो घबराता है और ना वो चिल्लाता है, लेकिन कुछ विचार करता है, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेते हैं। तो कुछ देर बाद राजा ने आंखें खोली। थोड़ा ही दूर पर एक टापू दिखाई दिया। थोड़ी ही दूरी पर एक टापू दिखाई दिया। राजा ने नाव को टापू के किनारे लगाने का आदेश दिया। राजा नाव से उतरकर टापू के किनारे किनारे टहलने लगे। अब क्या हुआ था, थके हुए नाविक, क्योंकि उन्होंने नाव चलाई थी तो वो थक गए थे, नाविक भी खा पी कर इधर उधर लेट गए। कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। अचानक राजा को वहाँ से कुछ आवाज़ें आती सुनाई पड़ी। राजा ने तुरंत एक नाविक को बुलाकर कहा, जरा जाकर पता लगाओ कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, मतलब किसकी हैं। देखिए यहाँ पर राजा जो है उस नाविक से बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वहाँ पर झोपड़ी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर एक झोपड़ी है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो राजा पूछ रहे हैं कि किसकी आवाज़ है। राजा की आज्ञा पाकर नाविक तुरंत कहाँ जाता है, उस ओर भागा जहाँ से आवाज़ें आ रही थीं। कुछ देर बाद वह लौट कर आया और राजा से बोला, महाराज वहाँ कुतिया के छोटे छोटे पिल्ले रो रहे हैं।
अब राजा ने पूछा है कितने पिल्ले हैं नाविक। नाविक चुप रहा क्योंकि उसने उनकी गिनती तो नहीं की थी। वह उल्टे पांव भागा, यानी कि वापस दौड़कर वहीं जाता है। दौड़ते हाफते वापस आकर बोला, महाराज 5 पिल्ले हैं। राजा ने फिर से पूछा, उनमें से कितने नर और कितने मादा। नाविक चकराया क्योंकि उसने तो उसे इस बारे में सोचा ही नहीं था। वह फिर दौड़ता हुआ झोपड़ी की ओर गया और आकर हांफते हांफते बोला, महाराज पिल्लों में 2 नर और 3 मादा हैं। 2 नर हैं और 3 मादा हैं। राजा ने फिर पूछा, नाविक पिल्ले किस रंग के हैं, है ना। अब राजा पूछता, काले सफ़ेद या भूरे रंग के, है ना। राजा तो पूछ रहा है लेकिन नाविक जो है वो एक बार में कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। नाविक मुसीबत में पड़ गया, उसने इसका ध्यान ही नहीं रखा। अब राजा ने पूछा, तब उत्तर तो देना ही था। यह सोचकर वह चौथी बार भागता हुआ झोपड़ी के पास की ओर गया और लौटकर बोला, महाराज 2 पिल्ले काले रंग के और 3 भूरे रंग के हैं। अब यहाँ पर उनको पूरा आंसर मिला। राजा ने इसके बाद नाविक से और कुछ नहीं पूछा। राजा ने फिर कुछ नहीं पूछा। वे नाविक की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब उन्होंने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, वहाँ झोपड़ी के पास से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जरा जाकर इस बारे में बता तो लगाइए। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री जी झोपड़ी की तरफ चल दिए। वे थोड़े ही देर बाद लौट आए और बोले, महाराज झोपड़ी के पीछे कुतिया के पिल्ले आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ये उन्हीं की आवाज़ है। झोपड़ी के पीछे कितने पिल्ले हैं? राजा ने पूछा। 5। मंत्री ने झट उत्तर दे दिया। उनमें से कितने नर और कितने मादा? 2 नर और 3 मादा महाराज। मंत्री ने कहा। राजा ने फिर पूछा, पिल्ले किस रंग के हैं? अब यहाँ पर राजा को एक ही बार में सारे आंसर मिलते जा रहे थे। महाराज 2 काले रंग के और 3 भूरे रंग के, है ना, लेकिन उनकी माँ का रंग काला है। झोपड़ी में एक मछुआरे का परिवार रहता है, ये उसी की पालतू कुतिया के पिल्ले हैं। मंत्री ने उत्तर दिया। मंत्री से सभी प्रश्नों के सही उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम 4 बार झोपड़ी तक गए, तुम्हें कितना परिश्रम करना पड़ा। और देखो, मंत्री जी ने एक ही बार में जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब समझे कि मनुष्य होते हुए भी सबके सब एक समान नहीं होते। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है, कोई मानसिक। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती, है ना। सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है, क्योंकि कोई किस काम में निपुण होता है, कोई दूसरे काम में। तो वही काम यहाँ पर बताया गया है कि मंत्री जो है वो बुद्धि का काम कर रहा है, यानी कि उसको अपने बौद्धिक परीक्षण में वो बहुत होशियार है, लेकिन शारीरिक परिश्रम में हो सकता है कि वो कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो नाव वाली बात है, नाव नहीं चला सकता लेकिन तलवारबाजी कर सकता है ना, राजा को बचा सकता है। तो एक समान नहीं होती, इसलिए कोई मंत्री बनता है और कोई नाविक। हर किसी के कार्य का अपना अपना महत्व है। जिस तरह तुम मंत्री का कार्य नहीं कर सकते, उसी तरह मंत्री जी भी तुम्हारी तरह परिश्रम नहीं कर सकते। इसमें न्याय और अन्याय की कोई बात नहीं। नाविकों को राजा की सारी बात समझ में आ गई। वे समझ गए कि सभी मनुष्यों के काम महत्वपूर्ण हैं, है ना। अपना काम, हमारा काम जो भी होता है, हमें उसे ही महत्व रखना चाहिए, हमें उसे ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए और उसी काम को अच्छे से करना चाहिए। तो आपने ये चैप्टर रीडिंग करना है और लर्न करने इसके क्वेश्चन आंसर।